हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो यहाँ पे हम बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं। हमारी पिछली 4 वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट का एक वीडियो यहाँ पे आपको दे दिया है, चाहे सीडीपी हो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी ईवीएस और इंग्लिश का दे दिया है। अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कराया गया है और आप जो कुछ उसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही हुआ तो क्यों सही हुआ। एक बेहतर एनालिसिस के साथ उसको बताया गया है ताकि आप क्वेश्चन को देखें तो आराम से सॉल्व कर पाएँ और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो आसानी से आप टैकल कर पाएँ। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आज मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन पे। आज हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेडागोजी का। यहाँ का जो कंटेंट वाइज क्वेश्चन है, हम कुछ टाइम बाद एक मैराथन करा देंगे जहाँ से 3-4 घंटे की वीडियो में सारा मैथ खत्म हो जाएगा, खास करके जो इस लेवल पे एग्जाम आएगा। ठीक, या अगर लगा हमें कि 4 घंटे में नहीं खत्म तो हम एक वीडियो और 2-4 घंटे की बना देंगे। तो 6 से 7 घंटे में इसका जो मैथमेटिक्स आता है जो कि बेहद आसान होता है और एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा मैथ का सिंपल कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से हम समझाएंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है, गणित के प्रमेयों और सिद्धांतों का परिणाम महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है। अब आप बताओ, गणित के जो प्रमेय और सिद्धांत है उसके परिणाम क्या उपयोगी नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि परिशुद्धता गणित की प्रकृति है जो सटीकता और सुस्पष्टता से संबंधित है, ये हमारा सही हो जाएगा। बट इससे पहले थोड़ा हम तीसरे ऑप्शन पे देख लें, गणित ठोस वस्तुओं का विज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ठोस वस्तुओं का नहीं है। यहाँ पे गणित हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक, तो सिर्फ ठोस वस्तुओं का विज्ञान नहीं है, तो हमारे ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिए गणित गुणात्मक तथ्यों और रिश्तों के साथ साथ समस्या समाधान का काम करता है। ठीक, हो सकता है बट ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिशुद्धता गणित की प्रकृति है जो सटीकता और स्पष्टता से संबंधित है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया है कि गणित सीखने में छात्रों के लिए एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करना, गणित सीखने के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि पैदा करना है। तो इसमें कौन सा उद्देश्य हो सकता है? अब देखो, यहाँ पे संकीर्ण है, व्यापक, दोनों साथ में आ गए तो हमारा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा और संकीर्ण उद्देश्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणित की शुरुआत को सुनिश्चित करना है, ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसको सीखना है, इसमें प्रेम, विश्वास और रुचि पैदा करना है। तो या तो व्यापक होगा या तो हमारा विशिष्ट होगा। अब व्यापक उद्देश्य का मतलब ये होता है, यहाँ पे मतलब चाहे रुचि हो या ना हो, एक बहुत बड़े पैमाने पे मतलब गणित को सॉल्व किया जाता है, उसको अच्छे से वहाँ पे शिक्षण लिया जाता है, तो ये व्यापक हो गया। बट विशिष्ट का मतलब क्या है कि एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करना और प्रेम, विश्वास, रुचि पैदा करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। एक विशिष्ट उद्देश्य होगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक, एक बेहतर उद्देश्य आपके मन में होगा तभी आप गणित के प्रति रुचि, प्रेम और विश्वास पैदा कर पाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें। यहाँ पे दिया कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कौन सा सही नहीं आपको ये देखना है। तो पहले की बात करें, यहाँ क्या दिया कि गणित का उद्देश्य अमूर्तता का है, ये ऑप्शन सही, क्योंकि अमूर्त चिंतन यहाँ पे चीज़ें होती हैं। गणित अतार्किक है। अब ये बताओ, गणित क्या अतार्किक होता है? हर जगह तो तर्क और यहाँ पे नियम बताए गए हैं, तो अतार्किक का कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही गलत है क्योंकि यहाँ पूछा गया था ना कौन सा सही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा। बट आगे देख लेते हैं, गणित क्या होता है, सटीक होता है, ये भी ठीक है। गणित प्रतीकात्मक होता है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दूसरा, क्योंकि आपसे पूछा कि कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो गणित क्या है हमारा, अतार्किक होता है, यह कथन गलत है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ कहा है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो अगर मतलब बच्चों को गणित की समस्या को सॉल्व करना तो कौन सा यहाँ पे जो रणनीति सबसे अच्छी है। तो अगर हम आप यहाँ पे देखें चौथे ऑप्शन, सूत्र स्मरण कराना, देखो रटना, स्मरण, ये सब निगेटिव, ऐसे ही गलत हो गया। हिट एंड ट्रायल भी, ये कोई मतलब मैथ का कोई सिद्धांत ही नहीं है। समस्या समाधान में सख्तता, मतलब जो बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है उसमें एकदम सख्ती से पेश आए, ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया बहुपरिप्रेक्ष दृष्टिकोण, मतलब बच्चा हर तरीके से सोच पा रहा हो, गणित का सबसे अच्छा ही हो, क्योंकि ये नहीं कि नियमों पे ही रह ना जाए। बहुपरिप्रेक्ष का मतलब होता है हर तरह की रणनीति, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे उद्देश्यों की। क्योंकि बहुपरिप्रेक्षता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे वो मतलब पढ़ाई वाला जीवन हो, हर जगह इसका उपयोग होता है। तो यही दिया है कि बहुपरिप्रेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गणित का आनंद लेने के लिए एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र क्या करना चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, चौथा ऑप्शन, सभी सूत्र और चरणों को याद करना चाहिए। हमारा गलत है क्योंकि याद करना हमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया।
तीसरा क्वेश्चन की बात करें, ठीक वैसा ही करें जैसे उनकी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, जैसा पाठ्य पुस्तक में लिखा सेम वही रटो, ये तो सीधा वही काम हो गया, जो लिखा वही रट लो, वही देख लो, ठीक, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, क्षमता और भय की भावना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। क्षमता तो मान लो ठीक है, लेकिन भय की भावना नहीं रखना, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड, ये भी हमारा गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन हमारा बच गया पहला, अपनी प्रश्नावली का अभ्यास जरूर करें। बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर आपको आनंद लेना है गणित का, तो वहाँ पे जो पीछे प्रश्नावली दी रहती है, आप उसको करेंगे तभी आपको समझ आए कि हाँ हम जो पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, या आप उसको कर पाएंगे। जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आनंद महसूस होगा, यही वहाँ पर दिया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाए, अपनी प्रश्नावली का अभ्यास जरूर करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। अब समस्या इसमें क्या है, अगर आप एक अध्यापक हैं गणित के, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपके अंदर आती है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो ये देखना होता है कैसे बच्चों को समझाया जाए, ठीक, या किस तरह से हम कौन सी एक्टिविटी कराएं, या कि कौन सा एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझाएं। तो एक तरह से कक्षा का संचालन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्या दिया है कि गणित शिक्षण की विधियाँ हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या थोड़ी है। गणित शिक्षक जो है शिक्षक विधियाँ जानता ही है, कोई शिक्षण विधियाँ जानता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, जो गणितीय उपकरण वहाँ पे है उसकी क्षमता होनी चाहिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे समस्या की बात करें, मतलब आपको निगेटिव कोई चीज़ चाहिए। फिर तीसरा क्या है, कक्षा संचालन प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अगला देख ले, शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये तो होना चाहिए। मतलब ये तीनों ऑप्शन होना चाहिए। समस्या क्या उत्पन्न करे, कक्षा का संचालन, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, कक्षा का संचालन, क्योंकि जब आप क्लास में घुस रहे हैं तो आपको ये देखना होता है, आपको तो ये सारी शिक्षण विधियाँ पता रहेंगी, उपयोग कैसे करना ये सब पता रहेगा, और आपको शिक्षण ज्ञान होगा, क्योंकि आप एक अध्यापक है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, ये तो तीनों रहेगा ही रहेगा। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या किसमें, आपको कक्षा का संचालन करने में। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, या जो TLM कैसे हम किस बच्चों को पढ़ाएं, क्या चीज़ें यहाँ पे बच्चों को बताएं ताकि ये समझ में आए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, कक्षा का संचालन। अगले क्वेश्चन पे हम चले तो क्या है, गणित की पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं है, मतलब क्या चीज़ें नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, प्रश्नों को हल करना, ये तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हमारा ऑप्शन, क्योंकि नहीं की बात की है तो हमको ये चीज़ ध्यान देना होगा। दूसरा, प्रश्नों का अभ्यास करना, अब प्रश्नों का अभ्यास करना ये भी रहता है। शिक्षण विधियाँ देखते हैं, बाकी ज्यामिति, रेखाचित्र और मालेख ये भी रहता है। शिक्षण विधियाँ नहीं रहता, क्योंकि ये तो शिक्षकों के लिए है ना। तो अगर गणित की पाठ्यपुस्तक होगी तो जो भी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड रहेगी, तो शिक्षण विधियाँ थोड़ी रहेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, शिक्षण विधियाँ। बाकी सारी चीज़ें आप रहेंगी, लेकिन शिक्षण विधियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि ये तो शिक्षक के लिए होगी ना, और गणित की पाठ्यपुस्तक किसके लिए, बच्चों के लिए होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तीसरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी गणित में शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने की संभावना। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और ये पूछा कि चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा जिससे बच्चा गणित को सबसे अधिक प्रभावी तरीके से सीखेगा। तो पहले ऑप्शन की बात करें, क्या दिए, छात्रों के गलत उत्तर पर पूर्ण समाधान। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप फटाक से उसको पूरा बता दें, हो सकता है, बट ये उतना सही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये थोड़ी कहीं कमी हो रही तो उसको पूरा बताओ, या देखो हमने इसके पहले जो बताया तो उसमें क्या है, उनको एक तर्क दीजिए, ऑप्शन दीजिए कि अच्छा ये हो सकता है, बच्चा खुद ही वो कर लेगा, सिवाय उसको पूर्णतः हल करना। तो ये पूर्णतः हल नहीं कराना चाहिए, आपको हिंट देना चाहिए। पूर्णतः आप करा देंगे तो बच्चा आप उस चीज़ का आदी हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो बच्चों को आप हिंट दीजिए, वो खुद ही कर लेगा, ठीक। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियाँ, इससे मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तीसरे की बात करें, स्मरण आ गया और रटकर आ गया, तो ये भी हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो गया, बट इसको देख लेते हैं दिया क्या है। दिया कि रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाना। मतलब उस रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ही होता है उसको खुद से सारी चीज़ें करवाओ। अगर वो नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा हिंट दीजिए, और नहीं समझ पा रहा उसको थोड़ा बाहरी चीज़ से रिलेट करिए। तो जब बच्चा इस तरह से चीज़ों को सीखेगा ना, तो कभी दोबारा भूलेगा नहीं, और वो बहुत ही प्रभावी तरीका होगा समझाने का, ठीक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन है, अगर हम देखें तो हमारा चौथा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि गणित का उपयोग निम्नलिखित में से किया जा सकता है। किस लिए किया जाता है, पहले देखिए, सत्य जो खोजे जाते हैं, ठीक, ये तो सही है, क्योंकि हम ऑप्शन को वहाँ पे खोजते हैं ना, जो भी हमारा सही रहता है तो खोजते हैं गणित को। दूसरा क्या है, सत्य के खोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ, ये भी सही है। जो हम वहाँ पे प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढते हैं उसमें कुछ ना कुछ विधियाँ यूज करते हैं। अगर हमारा पहला दूसरा दोनों सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, ठीक। तो आई थिंक चीज़ समझ में आई होंगी आपको। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दी, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हीले सिद्धांत के बारे में सत्य है। अब देखिए, जब हम अब मैराथन कराएंगे मैथ पेडागोजी का, तो मुश्किल 30 से 40 मिनट का मैराथन होगा, उसमें पूरा क्लियर कर दें। बट यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए वेन हीले का जो सिद्धांत होता क्या है। इसमें क्या दिया था वेन हीले ने, वेन हीले सिद्धांत में ये बताया कि बच्चे जो है वो ज्यामिति को सीखते कैसे हैं।
सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही किया कि जो शिक्षार्थी है वो ज्यामिति को किस तरह से सीखता है, और उस सीखने के लिए उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे या 5 चरण उसको बताए थे, जिसको कैटेगराइज किया गया था स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4 में। तो टोटल 5 स्तर थे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है, तो कौन सा सही है। अगर इस हिसाब से देखें क्या दिया कि वेन हिले सिद्धांत ज्यामिति में शिक्षार्थी के मूल्यांकन का वर्णन, तो मूल्यांकन का वर्णन नहीं, क्योंकि वो बताया था कि बच्चे सीखते कैसे ज्यामिति है। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ मूल्यांकन की बात हुई, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, वेन हिले सिद्धांत यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी ज्यामिति सीखते कैसे, ये हमारा सही है, क्योंकि हमने अभी आपको यही बताया ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वेन हिले सिद्धांत यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी बीजगणित कैसे सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ज्यामिति की बात की है। चौथा क्या है, वेन हिले सिद्धांत बीजगणित की बात है, ये भी गलत। तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा, जो कि सही है। ठीक, और इन्होंने कितने स्तर दिए थे, 5 स्तर दिए थे। हम जब आपको यहाँ पे मैराथन कराएंगे तो आप वहाँ चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन दिया है कि बच्चों को गणित पढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उस गणितीय भाषा को समझाइए। मतलब जब आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो कुछ सिंबल वगैरह आते हैं, ठीक, उस सिंबल को आप समझाइए। तो यहाँ पे 4 तरह के सिंबल दिए गए और पूछा गया कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। पूछा कि कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही 1 गलत है। अब आपको देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहले ऑप्शन की बात करें तो इस तरह का जब सिंबल आता है, क्या मतलब, असमानता को दिखाने के लिए प्रयोग किया, तो जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ग्रेटर आर इक्वल टू ऐसे करते हैं ना, ग्रेटर आर लेस देन, असमान के लिए। ठीक, तो ये सही हो गया। दूसरा क्या है, स्टार, ये क्या है, तारांकन गुणा को प्रदर्शित करता है। देखिए जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो जब इस तरह का सिंबल आता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। ठीक, ये भी सही हो गया हमारा। तीसरा क्या है, फैक्टोरियल, जब फैक्टोरियल हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी सही हो गया। चौथा क्या है, प्रतिशत का अर्थ है 10 का भाग। अब देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100वां भाग होता है, तो यहाँ क्या है 10 का भाग है, तो हमारा गलत हो गया। अब से यही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, चौथा। ठीक, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं, बाकी सब क्या है, सही है। आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गणित कक्षा में इस पर जोर दिया जाता है कि किस पर जोर दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है गणित कक्षा में किस पर जोर दिया जाता है। तो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें पहला ऑप्शन की, तो गणितीय सामग्री पर, बिल्कुल नहीं। सामग्री से हमसे क्या मतलब है, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए क्या है, गणित एल्गोरिदम और प्रक्रिया पर, एल्गोरिदम वगैरह हमको नहीं जाना है, हाँ प्रक्रिया पे हो सकता है बट एल्गोरिदम से हमसे मतलब नहीं है। समस्या सुलझाने की रणनीति और गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क, यही 2 ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए अगर कहा है कि किस पे जोर दिया जाता है, जोर किस पे दिया जाता है, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क पर, ना कि सिर्फ समस्या सुलझाने के लिए थोड़ी होता है ये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि गणितीय सामग्री पे भी ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से तर्क करके बच्चों को समझाया जा सकता है, तो जोर इस पे दिया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे उसका उद्देश्य क्या होता है तो ये हो सकता है समस्या सुलझाने की रणनीति, ये हो सकता है, बट यहाँ पे क्या किया है, कक्षा में जोर किस पे दिया है, जोर किस पे दिया जाता है, गणितीय सामग्री पर, उसकी प्रक्रिया पर और उसके तर्क पर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, गणित में शब्द समस्याएं किस प्रकार मदद करती हैं। सब समस्या का मतलब है जो हमको मतलब वर्ड में कोई प्रॉब्लम दी, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है। तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, बच्चे के डर को दूर करने के लिए, हो सकता है बट ये सही नहीं है। क्यों दूर करना, उसको डर ऐसा थोड़ी उस शब्द वाले प्रॉब्लम से दूर होती है। हाँ ये हो सकता है कि उसको नहीं आ रहा है अलग बात है, बट किसी चीज़ से उसको डर थोड़ी लगेगा। दूसरा से बात करें गणितीय भाषा सीखना, अब ऐसा भी कुछ नहीं, गणितीय भाषा वहाँ थोड़ी सिखाएंगे, भाषा तो चाहे गणितीय हो चाहे बच्चा सीख ही जाता है। पहला क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय समस्याओं में परिवर्तन करने की क्षमता को विकसित करना, हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी कहा गया है कि इस तरह के एग्जाम में अगर ऑप्शन बहुत बड़ा दिख जाए और आपको कुछ भी समझना आता है और बड़े ऑप्शन को आप ऐसे टिक मार के चले जाइए तो सही हो जाता है। बट यहाँ पे आप फैक्ट के साथ जान लीजिए कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणितीय समस्या में परिवर्तित करना, यही तो हमारा एनसीए बता रहा है कि वास्तविक जीवन में हमको जोड़ना, मतलब कॉलेज लाइफ को बाहर की लाइफ से अगर जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा वहाँ पे जो हमारा अधिगम है पूर्ण हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला। आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। हम इतना बार बार ये चीज़ कहते हैं कि इतना एलिबरेट इसलिए कर देते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर ले, एक समझ आपको विकसित हो। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात यहाँ की है, क्या कहा, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है। अब उपचारात्मक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक करना, कहते हैं कि हम डायग्नोसिस करवा के आ रहे हैं। मतलब जब एक प्रक्रिया चल रही है पढ़ाई की तो उसमें देखिए कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा मतलब तेज़ है, उसके हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं, यही तो मेन होता है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है कि किसके लिए आवश्यक है, तो पहला क्या है, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर उपचारात्मक शिक्षण आप दे रहे हैं तो मतलब देखेंगे ना कि हाँ बच्चा मंद है तो उसके हिसाब से आप पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, कमज़ोर छात्रों के लिए, ये भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कमज़ोर छात्र है तो उसके लिए आप एक अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस नाम का जो चीज़ है वो यहाँ पे लागू होगा। व्यक्तिगत भिन्नता जो है यहाँ पे चीज़ें होती हैं,
ठीक, तो जिसको हम समावेशी के अंतर्गत रखते हैं। तो जब उपचारात्मक शिक्षण आप करवा रहे हैं, मतलब डायग्नोसिस करें कि हाँ कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कैसे क्या है, तो इसका मतलब हर एक बच्चे को आप देखेंगे, तो चाहे मानसिक रूप से मंद हो, चाहे वो कमज़ोर छात्र क्यों ना। और औसत छात्रों के लिए जब हम कमज़ोर को देख रहे हैं मानसिक, तो औसत छात्रों को भी देखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक। तो सब यहाँ पे देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये, इनमें से सभी। अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्या है उपलब्धि परीक्षण और निदानकारी परीक्षण के बीच में अंतर क्या है। अब देखो, उपलब्धि परीक्षण मतलब एक ऐसा परीक्षण जब आपने पूरा प्रक्रिया कंप्लीट कर ली उसके बाद आपका परीक्षण हो रहा है, और एक निदानकारी जो भी हमने यहाँ पे बताया है, उपचारात्मक या निदानकारी परीक्षण एक ही होता है, ठीक। निदानकारी मतलब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब स्तर की कठिनाई का पता तो नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है स्तर की कठिनाई से, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। प्रकृति का हिस्से भी नहीं हो सकता। हाँ, उद्देश्यों का पता चल सकता है, उद्देश्यों के बीच में अंतर। क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है उपलब्धि का, जब बच्चा पूरी तरह से पढ़ ले उसके बाद उसका मूल्यांकन हो या उसका परीक्षण हो, तो वहाँ पे एक उसके पास एक डेटा होगा। और निदानकारी परीक्षण के बीच में क्या मतलब होता है, निदानकारी मतलब बच्चा किस तरह से पढ़ पा रहा है, या कितना कम आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जाए। तो मेन मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, उद्देश्यों का अंतर है। इसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, पहला, ठीक। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, हम जरूर उसको बताएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें यहाँ पे हम कुछ और ऐड करें, तो आप हमसे बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बेहतर और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, और सच में हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या आपको आपके लिए यूजफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।